नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का इतिहास की इस लाइव परिचर्चा में। और आज हम लोग बात करेंगे मुगल, जिसको भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दौर के रूप में देखा जाता है। मुगल काल की आज हम लोग चर्चा करेंगे। और अकबर का नाम सबने सुना होगा, बाबर का नाम, औरंगजेब का नाम, ताजमहल सभी ने देखा भी होगा और ताजमहल के बाद शायद सुना भी होगा। सो आज से हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला इतिहास में, मुगल काल का इतिहास, सल्तनत काल का इतिहास हम लोगों ने कल पूरा कर लिया था। और आज हमारे बीच में जो लोग चर्चा में जुड़ेंगे उनका हम स्वागत करते हैं। मनीष लोधी जी, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद जी, अंजलि राजपूत, अनीश कुमार जी, कविता पथरिया, सुनील सिंह, संदीप लोधी, लोधी शैलेंद्र राजपूत, संजय लोधी, गौरव लोधी राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत जी, रोहित सिंह लोधी, रामचंद्र वर्मा जी, पूनम राजपूत, संदीप लोधी, भूपेंद्र सिंह लोधी, अभिनव रतन लोधी, उदय सिंह समाज सेवक, रमेश सिंह लोधी जी, अभिनव रतन, श्रीमती कल्पना राजपूत, सुमन सिंह जी, गिरीश भारत, संदीप लोधी, अभय सिंह जी, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, आलोक प्रताप सिंह, मंजू दयाल जी। सो आज स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज से हम लोग मुगल काल का इतिहास शुरू करने वाले हैं। कल हम लोगों ने आखिरी जो चर्चा की थी वो लोधी वंश के बारे में चर्चा की थी। और हमने देखा था कि किस तरीके से इब्राहिम लोधी नाम का जो शासक था उसको बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में हरा दिया था। और उसके बाद भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हुई। मुगल बेसिकली मंगोलिया के ही रहने वाले लोग थे, मंगोल लोग थे। मध्य एशिया कह सकते हो, उज्बेकिस्तान का जो एरिया है आज की डेट में, वही एरिया उस समय मध्य एशिया का एरिया था जहाँ से मुगल लोग आए थे। और मुगल और मंगोल लगभग एक ही बात है। फारसी में मुगलों को जो मंगोल है इनको मुगल कहा जाता है फारसी में, क्योंकि मुगल राज दरबार की और सल्तनत काल की जो भाषा थी वो फारसी थी। इसी कारण से मंगोलों को मुगल कहा गया फारसी में। और भारत में एक लंबे समय तक, लगभग 750 वर्ष तक मुसलमानों का जो एक राज्य रहा है, मुस्लिम सत्ता मध्यकाल में। और उनमें से जो अधिकांश लोग थे वो लोग या तो तुर्किस्तान के रहने वाले थे, या अफगानिस्तान के रहने वाले थे, या फिर वो लोग जो मंगोल लोग थे। सो मंगोलों को ही भारत में मुगल कहा गया है। और आज हम वही चर्चा करेंगे किस तरीके से दिल्ली सल्तनत में अफगानों को हरा करके मुगलों ने कब्जा स्थापित किया और एक नई सत्ता स्थापित की। और मुगल भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले लोग हैं अगर देखा जाए तो मध्यकाल में। 1526 में शुरुआत होगी बाबर के द्वारा, और लगभग 1857 की जो लड़ाई है उसमें बहादुर शाह जफर तक। तो आप समझ सकते हैं 1526 से लेकर के 1857, लगभग 325 साल भारत पर मुगलों का ही राज रहेगा। और इन 325 सालों में बहुत सारे बड़े बड़े मुगल शासक हमें देखने को मिलेंगे। और खास करके अकबर इतिहास में बहुत बड़े शासक के रूप में जाने जाते हैं। और अकबर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अकबर का भारतीय इतिहास में क्या योगदान था। लेकिन उससे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि मुगल इतिहास की शुरुआत कैसे होती है और कौन था बाबर और क्यों आया बाबर भारत पे हमला करने के लिए। सो अभी सभी लोग जुड़ रहे हैं, तब तक हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं। लगभग 100 लोग अभी जुड़े हैं और धीरे धीरे हमारे सभी जो लोग जुड़ जाए फिर हम लोग शुरुआत करेंगे बाबर और मुगल इतिहास के बारे में। आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग थोड़ा सा डिले हैं, थोड़ा सा देर से आए हैं, कुछ निकलेगा नहीं, पूरी चर्चा होगी, एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लोग जुड़ रहे हैं बाद में, अनार सिंह जी हैं, दीपक राजपूत जी हैं, रंजीत कुमार जी हैं, लोधी पीके प्रेमी हैं, लोधी उर्वेंद्र हैं, तुलसीराम राजपूत हैं, सभी का स्वागत है। हेमलता लोधी जी हैं, भूपेंद्र कुमार गुड इवनिंग, लोधी गुरदीन सिंह राजपूत जी गुड इवनिंग। चलिए, सो सबसे पहले जाने बाबर कौन था। तो जो मध्य एशिया का एरिया है, उज्बेकिस्तान, जहां आज की डेट में उज्बेकिस्तान है, वहां पर एक फरगना घाटी करके एक क्षेत्र था, आज भी है। जैसे आप देखेंगे कि शिमला वैली है, दून वैली है, उसी तरीके से एक फरगना वैली है, फरगना घाटी है उज्बेकिस्तान में, हिंदू कुश पर्वत के उस साइड में जाके, अफगानिस्तान को भी पार करने के बाद आगे चल करके। तो उसी
जो फरगना वैली है, उस फरगना वैली में उमर शेख मिर्जा, इसके पिताजी का नाम था, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, और ये मंगोल लोग थे। ये लोगों का छोटा सा राज्य था उमर शेख मिर्जा का। और बाद में चल करके उमर शेख मिर्जा के घर बाबर का जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ। और बाबर या जो फरगना घाटी के लोग थे, बाबर का जन्म हुआ था, उस जगह का नाम था अंदीझान। अंदीझान एक स्थान था, वहाँ उसका जन्म हुआ था। और बाबर के जो पूर्वज थे, बाबर का ये जो पूर्वज था वो तैमूर था। तैमूर बाबर का पितृपक्ष का पूर्वज था, और चंगेज खां उसका मातृपक्ष का पूर्वज था। तो बाबर के जो जीन्स हैं उसमें योद्धाओं का रक्त था। मतलब चंगेज खां बड़ा विजेता था, और तैमूर के बारे में हम लोग जानते हैं कि तैमूर ने पूरे दुनिया में बहुत सारे क्षेत्रों पर हमले किए थे। तो बाबर एक योद्धा कबीले से था, जिस कबीले में लोग युद्ध करते थे, और उसी में बाबर पैदा हुआ। और फरगना घाटी के जो लोग थे, उनका एक ही सपना रहता था कि समरकंद पे कब्जा किया जाए, किसी भी तरीके से समरकंद पे कब्जा किया जाए। समरकंद, बुखारा, बदख्शा, ये नाम आप लोगों ने कभी कभी इतिहास में सुने होंगे। वो मध्यकालीन इतिहास का बहुत प्रसिद्ध शहर था मध्य एशिया का, समरकंद। तो हर कोई जो शासक है, चाहे वो काबुल पे शासन करता था, चाहे वो तुर्की में शासन करता था, चाहे अरब में, चाहे वो आपका जो ये घाटी का एरिया है, इस घाटी, फरगना घाटी के एरिया में, हर किसी का सपना होता था कि समरकंद उनके राज्य का हिस्सा हो। समरकंद धन धान्य से परिपूर्ण था, कला, संस्कृति, स्थापत्य का बड़ा केंद्र था। तो हर राजा की इच्छा होती थी कि वो समरकंद पर अपना शासन स्थापित करे। इसी क्रम में जब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई, यानी बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई, तो उमर शेख मिर्जा के बाद बाबर फरगना का शासक बना। और बहुत छोटा सा एरिया है फरगना, फरगना वैली बहुत छोटा सा एरिया है। बाबर वहाँ का शासक बना। लेकिन जैसा कि बाबर के पूर्वजों का सपना होता था समरकंद पे कब्जा करना, बुखारा पे कब्जा करना, इसी तरीके से बाबर का भी सपना था कि मैं समरकंद पे कब्जा करूं। बाबर बहुत कम उम्र में बाबर शासक बना था, बहुत ही कम एज में। और बाबर ने 1400 शायद 57, 97, 98, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं क्लियर, लेकिन समरकंद पे कब्जा कर लिया। बाबर ने समरकंद को जीत लिया। लेकिन हुआ क्या कि जब बाबर फरगना छोड़ करके समरकंद आया, और जैसे उसने समरकंद पे कब्जा किया, फरगना में विद्रोह हो गया। मतलब बाबर के ही खिलाफ वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो क्योंकि बाबर का वो मूल राज्य था फरगना, इसलिए बाबर को समरकंद छोड़ करके फरगना जाना पड़ा। और जैसे ही बाबर समरकंद छोड़ के फरगना गया, फिर समरकंद में विद्रोह हो गया। तो एक तरीके से बाबर के हाथ से दोनों चीज़ें निकल गईं, फरगना भी और समरकंद भी। हताश और निराश बाबर ने दूसरा रास्ता अपनाया, और वो समरकंद और फरगना के एरिया को छोड़ते हुए काबुल की ओर आगे बढ़ा। बाबर बहुत बड़ा योद्धा था। बाबर बहुत ही तगड़ा कूटनीतिक, बहुत ही जुझारू योद्धा, बहुत ही साहसी व्यक्ति था। और उसके बाद जब बाबर को लगा कि समरकंद और फरगना उसके लिए मुफीद नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है, तो बाबर ने फिर अपना रास्ता चेंज किया और बाबर आया काबुल की तरफ। काबुल जो आज की डेट में अफ़गानिस्तान की राजधानी है, काबुल जो है अफ़गानिस्तान की राजधानी है। हमारे जो परदादाजी थे, मेरे दादाजी के पिताजी, वो ब्रिटिश फौज में सैनिक थे, तो वो काबुल में पोस्टेड रहे थे। और देश की आज़ादी का जब आंदोलन हुआ तो गांधी जी और कांग्रेस के आह्वान पर उन्होंने अंग्रेज फौज की नौकरी छोड़ दी थी। तो हमारे दादाजी बताते हैं कि हमारे जो परदादाजी हैं वो काबुल में पोस्टेड थे। तो उस समय तक जो काबुल का एरिया है और उसके आसपास जो पूरा पाकिस्तान का एरिया है, पेशावर का एरिया, मुल्तान का एरिया, ये सारा इंडिया का हिस्सा था, ये सारा भारत का हिस्सा था। भारत की सीमा सीधे ईरान से लगती थी। जो ईरान है, आज का जो ईरान है, उस ईरान से सीधे सीमा उसकी लगती थी। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल को जीत लिया। और बाबर बहुत कम सैनिक लेके आता था, बाबर बहुत कम संख्या में सैनिक लेके आता था, लेकिन बहुत साहसी आदमी था। मतलब वो एक जबरदस्त सेनापति था।
और साहस बहुत था उसमें। तो उसने बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल को जीत लिया, और काबुल को जीतने के बाद उसे एक रास्ता मिल गया कि फरगना और समरकंद की राजनीति से दूर रह करके वो अपने लिए एक राज्य कायम कर सकता है। और पहले कबीलाई जातियां ऐसे ही करती थी, हमले करती थी और जहां राज्य बन गया वहीं पर वो सेटल हो जाती थी। फिर आगे 1507 ईस्वी में बाबर ने कंधार को जीत लिया। तो जब बाबर ने काबुल और कंधार को जीत लिया तो इनकी सीमाएं भारत से लग गई, क्योंकि इन दोनों की सीमा भारत से लगी हुई थी। तो बाबर को भारत के बारे में जानकारी हुई, और बाबर को पता चला कि काबुल और कंधार में तो कुछ है ही नहीं, न फरगना में कुछ है, न समरकंद में कुछ है। असली संपत्ति, सुख और सारे संसाधन तो हिंदुस्तान में है। तो बाबर के दिमाग में आया कि हिंदुस्तान को भी जीतना चाहिए। और इसी सिलसिले में बाबर ने 1509 ईस्वी से लेकर 1519 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक 6 बार हिंदुस्तान पर हमले किए। 1519 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक 6 बार बाबर ने हिंदुस्तान के ऊपर हमले किए, हिंदुस्तान पर आक्रमण किए, और लगभग हर आक्रमण में उसने किसी न किसी को पराजित किया। आप देख रहे हैं ना भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में जो भी आदमी भारत से बाहर से आता है, भारत के लोगों को हरा के जाता है, पराजित करता है, लूटता है और लोगों को हरा के यहाँ राज्य कायम करता है। ये जो चीजें हैं ये इतिहास के बहुत बड़े सबक हैं। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। तो जो लोग उल्टी सीधी पोस्ट लिखते रहते हैं ना कि हमारे राजा महाराजा इतने महान थे और हमारा जो धर्म इतने महान थे हमारे, ये सब मत लिखा करो प्लीज, क्योंकि आप लोगों को हिस्ट्री की असलियत नहीं पता है। भारत के इतिहास में कितना भारत को लूटा है, कितना लोगों ने हमला किया है, आप लोगों ने सब शायद नहीं पढ़ा होगा। इसलिए लोग रामायण के, महाभारत की कहानियां सुना सुना करके लोगों को फालतू में गुमराह करते रहते हैं कि इतने महान थे। कभी भारत में इस तरह की संस्कृति नहीं रही है कि विदेशों में जाकर के हम बहुत बड़े आक्रमणकारी या योद्धा साबित हुए हों। हमारे देश में कोई भी आया वो हमको यहाँ लूट कर ले गया, हरा के ले गया। इसलिए हम लोग सच्चे इतिहास से परिचित हों कि क्या हमारा हिस्ट्री रही है, और वो इसलिए भी जानना जरूरी है कि इससे सबक मिलता है, इससे हम सीखते हैं। अगर हम सही इतिहास को नहीं सीखेंगे तो फिर कोई बाबर आएगा और हमारे ऊपर हमला करके जीत के ले जाएगा। इसलिए असली इतिहास को जानना आवश्यक होता है ताकि सबक ले सकें। क्लियर? तो जब बाबर को यह मालूम हुआ कि भारत में बहुत धन संपदा है, बाबर क्या, जो भी आया सबको मालूम था। देखिए, गजनवी आया उसको मालूम था, उसने लूटा। गौरी आया उसने लूटा। अरब आए उन्होंने लूटा। तुर्क आए उन्होंने लूटा। उनको मालूम था कि भारत के पास धन संपत्ति अथाह है, और यहाँ के लोगों के पास ना तो ज्ञान है, ना यहाँ के लोगों के पास योग्यता है, ना ही सैनिक संगठन है, और ना ही ये लड़ना जानते हैं। इसलिए हर विदेशी शासक के मन में ये आता था कि चलो भारत पे जाके हमला करो, इसको लूटो। अब बाबर ने भारत पे हमला किया तो सवाल ये उठता है कि बाबर ने भारत पे जो 6 हमले किए, उन 6 हमलों करने के पीछे वजह क्या थी? क्या ऐसे कारण थे जिसके वजह से बाबर भारत की ओर आकर्षित हुआ? पहला कारण तो यह था कि काबुल का जो राज्य था वो पर्याप्त नहीं था। काबुल एक बहुत छोटी सी जगह थी। आज भी आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में तमाम संघर्ष चलते रहते हैं, और आज भी काबुल के पास बहुत रिसोर्सेज, संसाधन नहीं है। तो एक तो यह था कि काबुल में उतने संसाधन नहीं थे। काबुल से ज्यादा संसाधन समरकंद के पास थे। तो बाबर के हाथ से समरकंद ऑलरेडी निकल चुका था। तो इसलिए बाबर को यह लगा कि काबुल की गरीबी से बेहतर है कोई अच्छे एरिया में चला जाए। तो एक तो ये वजह थी। दूसरा यह था कि फरगना और समरकंद की जो राजनीति थी, फरगना और समरकंद की राजनीति इतनी अस्थिर थी कि वहां लौट के बाबर जा नहीं सकता था। अगर वहां लौट के जाता तो बाबर उसी में फंस जाता, और हो सकता उन राज्यों से भी उसको हाथ धोना पड़ता। तीसरा जो कारण था कि वो तैमूर का उत्तराधिकारी था। बाबर जो है तैमूर का वंशज था। तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था और दिल्ली को तहस नहस कर दिया था और तुगलक वंश को समाप्त कर दिया था। तो तैमूर बहुत सारा यहां से लूट के ले गया। बाबर को भी लगता था कि मेरा पूर्वज तैमूर था, मेरे पूर्वज ने हिंदुस्तान को लूटा है, तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं भी जाके हिंदुस्तान को लूटूं। तो एक कारण यह था बाबर के दिमाग में कि तैमूर ने जिस तरीके से भारत पे आक्रमण करके भारत को जीता था, उसका वैध उत्तराधिकारी होने के नाते मेरा भी यह हक बनता है कि मैं अपने पूर्वजों के कार्यों को आगे बढ़ाऊं। उसके अलावा भारत की जो तत्कालीन राजनीति थी, आपको पता है कि भारत में राजनीति हमेशा विखंडित रही है। राणा सांगा किसी से लड़ रहा है, इब्राहिम लोदी किसी से लड़ रहा था,
जो जौनपुर के अफगान थे वो किसी और से लड़ रहे थे, दौलत खां लोधी पंजाब में वो अलग लड़ रहा था। तो कुल मिलाकर के भारतीय राजनीति विखंडन की राजनीति थी। भारत की राजनीति में क्या था, बिखराव था, और बिखराव इतना ज्यादा था कि कई लोग बाबर का साथ देने को तैयार हो गए। तो भारत की जो राजनीति थी, उस राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए बाबर के दिमाग में आया कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, अगर मैं चला जाऊंगा तो 2-4 मेरे साथी खड़े हो जाएंगे और मैं जीत ही जाऊंगा। तो एक बड़ा कारण ये था जिसने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। उसके अलावा बाबर को भारत की तरफ से इनवाइट भी किया गया। आपको मैंने बताया था ना कि पंजाब के जो सरदार थे, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, ये दिल्ली की सल्तनत के दुश्मन थे। दिल्ली में इब्राहिम लोधी का शासनकाल था और इब्राहिम लोधी और पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी के बीच में नहीं बनती थी। तो इन्होंने आमंत्रित किया दौलत खां लोधी ने बाबर को। और इसके अलावा राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में दुश्मनी थी। तो राणा सांगा ने भी, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा ने उसको इनवाइट किया कि तुम दक्षिण की तरफ से आक्रमण करो और मैं तुम्हें मदद करूंगा। क्लियर। उसके अलावा धार्मिक कारण, भाई इस्लाम को दुनिया में फैलने का सबसे बड़ा कारण है कि इस्लाम के जो शासक रहे उन्होंने जिहाद या धर्म युद्ध का सहारा लिया। आप देखना अलाउद्दीन महमूद गजनबी क्या है, धर्म योद्धा था। जितने लोग इस्लाम के शासक आए, इसका बड़ा फायदा उनको मिलता था सैनिकों को मोटिवेट करना और इस्लाम के लोगों को सेना में भर्ती करने का। तो उसने धर्म युद्ध का नारा दिया कि मैं इस्लाम का प्रचार और प्रसार करूंगा भारत में, इसलिए भी बाबर को बहुत सारे सहयोगी मिल गए। उसके अलावा आर्थिक कारण, जो उसकी खुद की अर्थव्यवस्था थी इतनी कमजोर थी, उसके पास संसाधन नहीं थे। तो बाबर को यह लगता था कि भारत से वो सारे संसाधन जुटा सकता है, काबुल भी उसके कब्जे में रहेगा और हो सकता है भविष्य में वो समरकंद पर भी अपना आधिपत्य करे। बाबर ने जब भारत में हमला किया तो बाबर के दिमाग में ये योजना नहीं थी कि वो हिंदुस्तान पर राज करेगा। बाबर के दिमाग में यही था कि वो किसी न किसी तरीके से काबुल से राज करेगा और हो सकता है तो समरकंद और फरगना को भी वो अपने कब्जे में रखे, लेकिन हिंदुस्तान पर राज करने की उसकी ऐसी कोई योजना नहीं थी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि जब भारत में उसने लड़ाइयाँ जीती और भारत की व्यवस्था को उसने देखा तो बाबर ने निर्णय किया कि यहाँ से ही शासन किया जाए। हालांकि बाबर की जब मृत्यु होगी तो उसको काबुल में ही दफनाया गया था, पर फिर भी भारत के संसाधनों ने उसको आकर्षित किया कि भारत में रह करके ही वो राज अपना कायम करे। तो इस तरीके से बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अब हम देखते हैं कि बाबर ने भारत पर जो आक्रमण किए, 6 आक्रमण, छठा जो आक्रमण था वो आक्रमण था उसका इब्राहिम लोधी के साथ में, जिसको हम लोग पानीपत की तीसरी लड़ाई कहते हैं। उससे पहले भारत पे जो बाबर ने आक्रमण किए, सबसे पहले बाबर ने 1519 में अपने आक्रमणों की शुरुआत की भारत पे, और 1519 में उसने बाजौर का किला, जो भारत अफगानिस्तान का बॉर्डर का एरिया है, यानी जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, वहां पर बाजौर का किला था भीरा, उसको जीत लिया। उसके बाद आगे बढ़ा और 1519 में उसने पेशावर को जीत लिया। पेशावर आज पाकिस्तान में है। तो जो ये सारे शहर हैं ये सब पाकिस्तान में है। और जैसा मैंने कहा कि पहले पूरा का पूरा पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, तो भारत में एंट्री हो गई। 1519 में बाजौर जीता, 1519 में ही उसने पेशावर पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद बाबर ने क्या किया, बाबर आगे बढ़ा और 1520 ईस्वी में उसने सियालकोट को जीत लिया। सियालकोट आज भी शहर है, सियालकोट आज भी पाकिस्तान का शहर है सियालकोट। और उसके बाद 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर और दीपालपुर को जीत लिया। 1524 में लाहौर और दीपालपुर को। और जब लाहौर तक कोई आदमी आ गया तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली कितना दूर है भाई। लाहौर से अमृतसर और फिर सीधे पंजाब के मैदानों से घुसते हुए दिल्ली। उसके बाद 1525 में बाबर पंजाब में घुसा और पंजाब के बहुत सारे क्षेत्रों पर उसने अपना आधिपत्य कर लिया और वहां जितने भी गवर्नर थे, सूबेदार थे, सरदार थे, उन सबको हराता गया। अभी हम चर्चा करेंगे कि बाबर जीता क्यों, और पानीपत की लड़ाई में आपको मालूम पड़ जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, वो भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध है। यहाँ से भारत के इतिहास की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी। पानीपत की लड़ाई के बाद 1526 में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में
बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ और एक भीषण युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी और उसकी सेनाओं को पराजित करके दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर लिया। अब सवाल उठता है कि जो बाबर है वो बाबर की क्या रणनीति थी और क्यों वो जीता। मैं आपको बताऊं, बाबर जब चला था नवंबर 1925 में बाबर ने पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी के निमंत्रण पर 12,000 सैनिकों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया। केवल 12,000 आदमी लेके बाबर आया था, सिर्फ 12,000। और बाबर को इब्राहिम के एक सरदार था बिब्बन, उसने उसका सहयोग किया और 3,000 की सेना उसने दी बाबर को कि तुम इब्राहिम लोदी को हरा दो। यानी इब्राहिम लोदी के ही सरदार ने उससे बगावत कर दी। इसके अलावा राणा सांगा ने उसको सहयोग प्रदान किया और कहा कि दक्षिण से हमला करो तो मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। तो कुल मिलाकर के बाबर जब भारत को जीतने आ रहा था तो भारत में ही शासन करने वाले कई लोगों ने उसको निमंत्रण दिया, अपनी सेनाएं दी और उसका सहयोग करने का वादा किया। ऐसे में बाबर के हौसले बढ़ गए। लेकिन बाबर के पास 12,000 की सेना थी। भारत में जब पानीपत तक वो पहुंचा तो उसके साथ में 13,000 सैनिक उसको भारत में ही मिल गए। तो 25,000 की सेना उसने भारत में ही कर ली। मतलब इतने लोग बाबर के साथ आ गए। तो इसका मतलब भारतीय राजा नकारा थे, क्योंकि भारत के लोग ही बाबर की सेना में शामिल हो गए। और बाबर के पास एक जो खास बात थी वो ये थी कि वो 700 तोपें अपने साथ लेकर के आया था। 700 तोपें। और पहली बार तोप की लड़ाई होगी भारत में, इससे पहले कभी तोप की लड़ाई नहीं हुई थी। और तोप की ही लड़ाई एक ऐसी वजह थी जिसके कारण बाबर ने इब्राहिम लोदी और आगे चलकर के राणा सांगा को भी हरा दिया। इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं के बीच में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पहला युद्ध हुआ, जिसको हम बोलते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक और बाबर की सेना में 25,000। लेकिन बाबर के पास तोपें थी और बाबर ने मचा दिया और इब्राहिम लोदी घायल हो गया, वो मारा गया युद्ध में। और इस तरीके से बाबर की सेनाओं ने पानीपत की लड़ाई जीत ली। और जैसे ही पानीपत की लड़ाई जीत ली, दिल्ली की सत्ता पर एक मुगल वंश के व्यक्ति का आधिपत्य स्थापित हो गया और पूरे के पूरे भारत की दशा यहां से बदल गई। अब सवाल यही उठता है, क्यों जीता बाबर, क्यों जीता और इब्राहिम लोदी क्यों हारा। तो उसके कारणों की अगर हम समीक्षा करें तो एक तो यह था कि बाबर जो है बहुत कुशल सेनापति था, मतलब वो डरता कभी नहीं था। 12,000 की सेना लेकर के एक आदमी हिंदुस्तान जीतने का सपना देखने आ रहा था। आप सोचो 12,000 लोग क्या होते हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आपको किसी एक कस्बे में 12,000 लोग मिल जाएंगे, और वो केवल 12,000 सैनिकों के दम पर इतना बड़ा सपना देख रहा था कि मैं हिंदुस्तान को जीत सकता हूं। तो एक तो यह था कि उसके अंदर बहुत बड़ी सैनिक कूटनीति थी, शौर्य था उसके अंदर, एक कुशल सेनापति के गुण थे। और क्या वजह थी बाबर के जीतने की कि बाबर की सेना ट्रेंड थी, तोप चलाने में ट्रेंड थी, युद्ध लड़ने में ट्रेंड थी। और बाबर के पास जो सैनिक थे वो दुर्गम एरिया से आए हुए थे, ऐसे एरिया से जहां बहुत संसाधन नहीं था, तो उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती थी। एक और जो वजह थी वो ये थी कि बाबर ने जिहाद का नारा दिया और जिहाद के नारे पर उसने सैनिकों को धर्म युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस कारण से बहुत सारे लोग अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए, युद्ध लड़ने के लिए। तो बाबर की सेना के साथ जोश था और कुल मिलाकर के बाबर इन सारे गुणों के कारण से वो युद्ध जीतने में कामयाब रहा। आगे जब 1526 में पानीपत की लड़ाई हो गई और बाबर जब दिल्ली का बादशाह बन गया, बाबर बादशाह की उपाधि धारण की थी, सुल्तान की नहीं। बादशाह का मतलब होता है शाहों का शाह, यानी राजाओं का राजा। बाबर राजाओं का राजा, मतलब बाबर ये मानता था कि मेरे से बड़ा कोई राजा नहीं है पूरी धरती पे। तो बाबर अपने आप को बादशाह की उपाधि उसने धारण की। बाबर ने अपनी जो कथा लिखी है उसका नाम है तुझ ए बाबरी। तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर पढ़ा लिखा आदमी था बहुत, वो फारसी में कविताएं भी लिखता था और उसने तुझके बाबरी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसको हम लोग बाबरनामा भी कहते हैं। अब बाबर दिल्ली पे आ गया, लेकिन बाबर का सबसे बड़ा दुश्मन एक और बचा था भारत में, वो था राणा सांगा। और जैसा कि राणा सांगा ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा जब तुम दिल्ली पे हमला करोगे तो आगरा की तरफ से, लेकिन राणा सांगा ने उसका सहयोग नहीं किया। परिणाम स्वरूप बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होना अपरिहार्य था।
मतलब राणा सांगा भारत की सबसे बड़ी शक्ति था और बाबर उस समय हिंदुस्तान का बादशाह बन चुका था। तो जो भरतपुर का एरिया है, भरतपुर में एक जगह पड़ती है बयाना, उस बयाना के एरिया को लेकर विवाद हुआ। राणा सांगा ने बयाना पे कब्जा कर लिया और मुगल सैनिकों को वहां से भगा दिया। बाबर तो अफसर की तलाश में था और बाबर ने पूरी तैयारी की और राणा सांगा के विरुद्ध बाबर ने एक अभियान की शुरुआत की और दिल्ली से लगभग 150 मील दूर, दिल्ली से लगभग 150 मील दूर दक्षिण में, आगरा का आपने नाम सुना होगा, आगरा के पास में एक फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी से कुछ दूर आगे एक मैदान पड़ता है, खानवा का मैदान। खानवा का मैदान फतेहपुर सीकरी से थोड़ा सा और पश्चिम में, उसी खानवा के मैदान में सन 1527 में बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ और बाबर ने राणा सांगा को बुरी तरीके से पराजित कर दिया, उसे घायल कर दिया और एक तरीके से भारत की जो एक बड़ी शक्ति थी उसको हरा करके वो पूरे भारत का एकमात्र सशक्त सम्राट बन गया। एक तरीके से बाबर ने राणा सांगा को हराने के बाद पूरे भारत में कोई ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं छोड़ा कि बाबर ने बाबरी की नींव कब रखी है, मैं चर्चा आगे करूंगा। बाबू सिंह जी है हमारे बाबूजी अलीगढ़ से, आप लक्ष्य के जिला अध्यक्ष हैं, बहुत वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, इसकी चर्चा मैं करूंगा बाबरी मस्जिद क्या थी। तो इस तरीके से बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया और राणा सांगा को हराने के बाद अब भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं रही थी जो बाबर का मुकाबला कर सके। हालांकि जौनपुर के अफगान, बिहार में जो अफगान थे वो कुछ कुछ शक्तियां थी, लेकिन फिलहाल दिल्ली के आसपास अब कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो बाबर का मुकाबला कर सके। और 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक केवल 4 साल ही बाबर अपना शासन कर पाया, क्योंकि वो युद्ध लड़ता रहा, व्यवस्थाएं बनाता रहा, लेकिन जब वो स्टैब्लिश होता उससे पहले ही 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। और बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का जो बेटा था वो बना उसका उत्तराधिकारी, जिसको हम लोग इतिहास में कहते हैं हुमायूं। तो बाबर जो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये उसका पूरा नाम था, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाबर का जो पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसके नाम से वो दिल्ली का बादशाह बना था। और उसकी सफलता के पीछे एक स्ट्रेटजी थी, तुलगमा पद्धति। बाबर ने भारत में पहली बार तोपों का संयोजन करने के लिए और बैलगाड़ियों के बीच में जगह रख करके खाली स्पेस बना करके एक ऐसी रणनीति बनाई थी जिसको कहते हैं तुलगमा पद्धति। और उस तुलगमा पद्धति के माध्यम से ही बाबर को तोपों की लड़ाई में सफलता मिली थी। उसके बाद अगर हम ये देखें बाबर का व्यक्तित्व, वो कैसी पर्सनैलिटी था, तो बाबर ने एक तो पढ़ा लिखा आदमी था, तुझके बाबरी या बाबरनामा किताब लिखी थी। उसके बाद वो सेना नायक था, कला और साहित्य का प्रेमी था, उसने बहुत सारी चीज़ों को संरक्षण दिया। धार्मिक व्यक्ति था, उसने जिहाद का नारा दिया। उसके बाद शासक के रूप में और साम्राज्य निर्माता के रूप में हमें पता है कि एक कुशल शासक था और साम्राज्य निर्माता था। 1530 में उसकी मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था हुमायूं, बेसिकली बाबर के 4 बेटे थे। बाबर के बेसिकली 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 बेटे थे बाबर के। तो बाबर जानता था कि आगे चल करके साम्राज्य के लिए उसके बेटों में युद्ध हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। तो उसने समझदारी से काम लिया और अपने जो साम्राज्य था उसको 4 हिस्सों में उसने बांट दिया। तो 4 हिस्सों में बांटने के बाद किस किस को क्या क्या मिला मैं आपको बताता हूं। जो हुमायूं था उसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। बाबर जहरुद्दीन और ये नासिरुद्दीन, क्लियर। सो ये दिल्ली के, इसको दिल्ली का एरिया मिला। और जो उसका भाई कामरान था, कामरान को काबुल और लाहौर का एरिया मिला। जो उसका भाई अस्करी था हुमायूं का, उसको मिला संभल का एरिया। संभल इस समय यूपी में पड़ता है, मुरादाबाद के पास संभल। और जो उसका भाई हिंदाल था, हिंदाल को मिला मेवात का एरिया। मेवात पड़ता है नूह मेवात, इस समय आपका आप जाएंगे राजस्थान में, क्लियर। बीच में हुमायूं को शेरशाह सूरी सत्ता से बेदखल कर देगा और लगभग 14 साल तक हुमायूं सत्ता से बेदखल रहेगा। तो हम देखेंगे कि हुमायूं का इतिहास क्या है। बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर को काबुल में
दफना दिया गया। उसके बाद हुमायूं दिल्ली का बादशाह बना। अच्छा काम यह था कि उसके चारों भाइयों को 4 अलग अलग राज्य, काबुल और लाहौर, संभल, मेवात और लाहौर दे दिए गए थे। इस कारण से बहुत कम संभावना थी कि भाइयों के बीच संघर्ष हो। हुमायूं के सामने समस्या थी, एक तो गुजरात में उस समय बहादुर शाह नाम का एक शासक था गुजरात में, उसने अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया था, और जो बहादुर शाह था वो मालवा को जीतते हुए आगरा, कालिंजर सबको कब्जा करना चाहता था। इस कारण से बहादुर शाह से उसका संघर्ष होना हुमायूं का जरूरी था, क्योंकि बहादुर शाह गुजरात को जीत करके मालवा, कालिंजर, ग्वालियर की तरफ बढ़ रहा था। दूसरा, जौनपुर में अफगान अभी भी मजबूत थे। देखा ना कि इब्राहिम लोदी वगैरह अफगान थे, उनकी एक शाखा जौनपुर में थी, तो वो लोग भी जो दिल्ली की गद्दी है उसके लिए चुनौती बने हुए थे। बिहार में शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी की अलग से हम चर्चा करेंगे, शेरशाह सूरी के बारे में। तो ये उसके सामने चुनौतियां थी हुमायूं के सामने। हुमायूं ने सबसे पहले बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था उसकी शक्ति को रोकने के लिए कालिंजर में हमला किया। कालिंजर वही है जो महोबा के पास में है, और कालिंजर में उस समय राजा प्रताप रुद्रदेव का शासन था। हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया और मजबूर कर दिया कि तुम दिल्ली की गद्दी के अधीन हो और तुम्हें हमेशा दिल्ली के लिए ही नजराना पेश करना है। अगर कोई बहादुर शाह या कोई आता है तो तुमको हमारा साथ देना होगा। तो इस तरीके से 1531 ईस्वी में हुमायूं ने सबसे पहले कालिंजर को जीत लिया। कालिंजर का किला महोबा के पास बुंदेलखंड में, क्लियर। उसके बाद आगे क्या हुआ, 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक एक स्थान पर था, वहां पर युद्ध हुआ। महमूद था एक अफगान और हुमायूं के बीच में। ये दोहरिया पड़ता है जौनपुर के आसपास कहीं यूपी में। जौनपुर के जो अफगान थे उसमें एक महमूद खान नाम का अफगान था, उसके और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ। उसके और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ दोहरिया नामक स्थान पर। कोई पूर्वांचल यूपी से होगा तो बता सकता है दोहरिया आज कहाँ पड़ता है। उस युद्ध में हुमायूं ने महमूद खां को पराज कर दिया, और इस तरीके से एक तरीके से जौनपुर के शासकों की कमर तोड़ दी हुमायूं ने। और अब वो दिल्ली सल्तनत के लिए, वो दिल्ली के साम्राज्य के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं रह गई। इनकी जगह पर कौन चुनौती पेश करेगा, वो करेगा शेरशाह सूरी यानी फरीद। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार का घेरा डाल दिया और चुनार पर हमला किया था बिहार के शेरशाह सूरी ने, और दिल्ली से गया था हुमायूं। तो हुमायूं ने चुनार का घेरा डाल दिया। चुनार पड़ता है मिर्जापुर के पास, जो यूपी में मिर्जापुर जिला है। मिर्जापुर जिले में पड़ता है चुनार का किला। तो बिहार के नजदीक है। तो शेरशाह सूरी बिहार का था, वो वहां से आ गया था। इधर से हुमायूं गया दिल्ली से और उसने चुनार के किले पर घेरा डाल दिया 1532 में। दोनों पक्षों में से कोई नहीं जीता। अंततः दोनों के बीच समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत शेरशाह वहां से अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार हो गया। यही गलती हुमायूं ने कर दी। हुमायूं ने क्या किया, शेरशाह को पूरी तरीके से हरा के मारा नहीं। हुमायूं ने समझौता करने के बाद शेरशाह को जाने दिया, और यही शेरशाह आगे चल करके हुमायूं से दिल्ली की गद्दी छीन लेगा। अभी देखेंगे क्या होता है आगे। 1535 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ मध्य प्रदेश के सारंगपुर में, और ये युद्ध था मालवा पे कब्जा को लेकर के। मालवा मतलब धार, मांडू, उज्जैन, इस एरिया को मालवा कहते हैं। इस मालवा पे कब्जा को लेकर के बहादुर शाह गुजरात के शासक और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ। सारंगपुर आज भी मध्य प्रदेश में एक जगह है, शायद उज्जैन के आसपास। कोई जो उधर के लोग हैं बता सकते हैं। उस युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में बहादुर शाह पराजित हुआ। बहादुर शाह हार गया, हुमायूं को विजयश्री मिली, और हुमायूं ने क्या किया, बहादुर शाह को भागने को मजबूर कर दिया, और बहादुर शाह भाग करके पहुंच गया मांडू पड़ता है इंदौर के पास में। और मांडू में बड़े अच्छे महल बने हुए हैं। मांडू में जल महल है। वहां पे खलजी वंश के कुछ स्थानीय राजा थे, उन्होंने मांडू में एक जल महल की स्थापना की थी। उसकी चर्चा हम लोग स्थानीय इतिहास में करेंगे। मांडू कभी आप जाएंगे तो मांडू पहाड़ी पर बना हुआ है, बहुत सुंदर जल महल है वहां पे। तो इस तरीके से बहादुर शाह को हरा करके
हुमायूं ने लगभग सभी शक्तियों को परास्त कर दिया, लेकिन एक आदमी को उसने खत्म नहीं किया था, वो था शेरशाह। और उसके बाद आगे हुमायूं ने शेरशाह के साथ संघर्ष की शुरुआत हुई, क्योंकि शेरशाह ही एक आदमी रह गया था भारत में जो उसको चुनौती दे सकता था। शेरशाह के बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हुमायूं के साथ उसका जो संघर्ष है केवल हम उसकी चर्चा करेंगे। हुमायूं ने, जैसा कि हमें पता है कि 1537 में चुनार को जीत लिया था। 26 जून 1539 को चौसा में एक युद्ध हुआ। चौसा नामक स्थान पड़ता है पूर्वी यूपी में, शायद पूर्वी यूपी होगा या बिहार का एरिया होगा, चौसा का युद्ध। और उस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। उस युद्ध में शेरशाह सूरी ने चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं को पराजित कर दिया। और यहीं से तय हो गया कि भारत की सत्ता का संचालन हुमायूं नहीं बल्कि शेरशाह सूरी करेगा। हुमायूं ने हिम्मत नहीं हारी। हुमायूं चौसा में कोई नदी थी, नदी में कोई भिश्ती था, उसने उसकी जान बचाई, वहां से भाग करके आया और फिर उसने अपने भाइयों से मिलकर के और बाद में फिर सेना इकट्ठा की। और अगले साल बिलग्राम में फिर से युद्ध हुआ। एक बिलग्राम की लड़ाई है 1540। उस लड़ाई में शेरशाह सूरी ने पुनः हुमायूं को परास्त कर दिया। और इस लड़ाई में हुमायूं के जो भाई थे अस्करी और हिंदाल, वो भी उसके साथ थे। तो अपने भाइयों की और सबकी जो मिली हुई जुली सेनाएं थी हुमायूं की, उनको भी शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया। और जब बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में, बिलग्राम शायद आप लोग चेक कर लेना, बिलग्राम की ज्योग्राफी हो सकता है कन्नौज के आसपास ही कहीं होनी चाहिए। चौसा तो बिहार में पड़ता है, बिलग्राम शायद कन्नौज के आसपास कहीं होना चाहिए, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो एक लड़ाई बिलग्राम में हुई और दूसरी लड़ाई हुई कन्नौज में। और उन दोनों लड़ाइयों में हुमायूं को हार की खानी पड़ी और हुमायूं का यहाँ से फिर उखड़ गए पैर। हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया सिंध में और भारत की गद्दी पे शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया। क्लियर? तो शेरशाह सूरी भारत का नया बादशाह बना और हुमायूं को भागना पड़ा सिंध। और उसके बाद हुमायूं 15 साल तक भारत से बाहर ही रहा, चला गया काबुल। और काबुल वो अपने काबुल के एरिया में इधर उधर भटकता रहा। फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अच्छा, बिलग्राम कहना है कि हरदोई की कोई तहसील है। चलिए, ये आप लोगों ने जानकारी दे दी कि ये होता है ना कि जब हम सब लोग चर्चा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपस में पता चल जाता है। जैसा मैंने कहा कि 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में बिलग्राम में युद्ध हुआ था और कन्नौज के पास। तो इन्होंने कहा कि जिला हरदोई की एक तहसील है, हरदोई पड़ता है यूपी में, बिलग्राम। तो बिल्कुल वही जगह है क्योंकि उसमें कन्नौज का उल्लेख है, बिलग्राम और कन्नौज। तो कन्नौज और बिलग्राम शायद लगे होंगे। कन्नौज गंगा के इस पार होगा, बिलग्राम गंगा के उस पार होगा। तो बहुत सही जानकारी शिवशंकर राजपूत और जितने लोगों ने दी है बिलग्राम के बारे में। तो बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं भाग गया सिंध में और बाद में भाग गया काबुल और शेरशाह बन गया भारत का शाह। उसके बाद 14 साल तक बाहर रहा वो सत्ता से, 1540 से लेकर के 1554-55 तक। अब देखिए, कहते हैं किस्मत, जिसकी किस्मत में राजयोग लिखा होता है उसको सत्ता कहीं ना कहीं से मिलती है। और हुमायूं की खासियत क्या थी कि उसने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। हुमायूं को यह लगता था कि दिल्ली जो है हमारे पूर्वजों की, यानी बाबर की राजधानी है, मेरे पिता ने दिल्ली पे कब्जा किया था, तो मैं इसको अफगानों के हाथ में जाने नहीं दूंगा। इसलिए हुमायूं कोशिश करता रहा और कोशिश करते करते 1545 ईस्वी में उसने कहां पे कब्जा किया? काबुल पे। तो एक तरीके से काबुल क्या है? काबुल मुगलों की किस्मत का दरवाजा है। जब बाबर को दुनिया में कहीं भी सफलता नहीं मिली तो बाबर ने सबसे पहले काबुल को जीता था और काबुल को जीतने के बाद हिंदुस्तान में उसके घुसने के रास्ते खुल गए। इसी तरीके से हुमायूं जब यहाँ से हार के गया और दुनिया भर में भटकता रहा तो उसने भी जाकर के सबसे पहले काबुल को जीता। और काबुल को जीतने के बाद उसके पास एक आधार, एक बेस तैयार हो गया जहां वो अपनी सेना बना सकता था, जहां से वो तैयारी कर सकता था और पुनः भारत पर हमला करने की योजना बना सकता था। क्लियर? 1545 ईस्वी में उसने काबुल को जीता और काबुल को जीतने के बाद हुमायूं के पैर थोड़ा सा स्थिर हुए। उसके बाद 1554 ईस्वी में उसने पेशावर और लाहौर को जीत लिया, क्योंकि पेशावर और लाहौर काबुल से क्या है, नजदीक हैं। और जो आदमी पेशावर और काबुल को जीत लेगा, पेशावर और लाहौर को, उसके मन में दिल्ली की इच्छा तो जागेगी,
क्योंकि पेशावर और लाहौर के बाद अगला पड़ाव क्या है हिंदुस्तान में? दिल्ली। तो दिल्ली की इच्छा उसके मन में जागेगी। तो उसके बाद उसने धीरे धीरे पंजाब की ओर बढ़ना शुरू किया और 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा में उसने अफगानों को हरा दिया। मच्छीवाड़ा पड़ता है पंजाब में, आज भी एक जगह है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को हरा दिया, और जब अफगानों को हरा दिया तो हुमायूं को यह विश्वास हो गया कि शेरशाह सूरी भी एक अफगान है, और जब मैं यहाँ के अफगानों को हरा सकता हूं तो मैं जाकर के हिंदुस्तान में दिल्ली में जाकर के शेरशाह सूरी के जो अफगान है उनको भी हरा सकता हूं। क्लियर? उसके बाद 22 जून 1556 में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। दिल्ली के जो दिल्ली का जिनका दिल्ली पे आधिपत्य था उनकी तरफ से, और अफगान थे, और उधर से हुमायूं का सेनापति था बैरम खां। बैरम खां आगे चल करके अकबर का संरक्षक बनेगा, और इस युद्ध में सिकंदर सूर ने अफगान सेनाओं का नेतृत्व किया। यानी जो शेरशाह सूरी की सेनाएं थी, ये जिनका दिल्ली पे आधिपत्य था, उस सेना का नेतृत्व किया सिकंदर सूर, ये भी अफगान था। और मुगलों की सेना का नेतृत्व किया बैरम खां ने। और सरहिंद पड़ता है पंजाब में, और पंजाब में सरहिंद नामक स्थान पर लड़ाई हुई, और उस युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में बैरम खां की सेना ने, यानी हुमायूं की सेना ने अफगान सेनाओं को, सिकंदर सूर को हरा करके मार डाला, और इस तरीके से भारत से जो दिल्ली है उस पे अफगानों के राज्य को समाप्त कर दिया। हालांकि अभी काम पूरा नहीं हुआ, वो दिल्ली पे आ गया, लेकिन अफगानों का खतरा अभी टला नहीं था, और उनका एक बहुत बड़ा सेनापति था हेमचंद, जो हिंदू था। हेमचंद हिंदू था। हेमचंद और अकबर के बीच में फिर लड़ाई होगी, आगे हम उसको देखेंगे। एक और जो चीज है, हुमायूं ने दिल्ली में जब पहले जो बाबर के बाद जब वो शासक बना था, तो उसने एक नगर बनाया था, दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की थी, और उस नगर में उसने एक पुस्तकालय बनाया था। और उस पुस्तकालय से 1556 में जब उसने सरहिंद को जीत करके दिल्ली में आ गया, स्टेब्लिश हो गया, तो जैसे ही वो आया दिल्ली, कुछ दिनों बाद वो लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रहा था पुस्तकालय की, और वहां से वो लड़खड़ा करके गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से भारत में हुमायूं का जो शासनकाल है, संघर्ष है, वो समाप्त हो गया। एक इतिहासकार है लेनपूल, उन्होंने लिखा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। बहुत फेमस कोट है, ये कभी कभी एग्जाम में भी आती है। तो कुल मिलाकर के बेचारा कभी चौसा, कभी बिलग्राम, कभी कालिंजर पे, कभी गुजरात के, कभी मांडू, कभी काबुल, कभी सिंध, भागता ही रहा। हुमायूं पूरी जिंदगी भागता रहा बेचारा, लड़ता रहा, कभी जीता कभी हारा, कभी जीता कभी हारा, और फाइनली जब वो जीता, और जीतने के बाद जब दिल्ली पे कब्जा किया, तो जब शासन करने का मौका आया, उसी समय गिर करके, लुढ़क करके उसकी मृत्यु हो गई। तो वो सुख भोग नहीं पाया, और शायद 13 या 14 साल की उम्र का उसका बेटा था अकबर, उसको युद्ध क्षेत्र में ही बादशाह घोषित किया गया, और यही अकबर आगे चल के भारत का महान शासक बना। मैंने सुबह लिखा था कि नेतृत्व करने के लिए काबिलियत चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता चाहिए, और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी चाहिए। नेतृत्व का उम्र से संबंध नहीं होता है। कई बार लोगों के दिमाग में होता है कि जिनकी उम्र ज्यादा होती है वो ज्यादा जानते हैं, ज्यादा बड़े काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अकबर 14 साल की उम्र में राजा बन गया था, और 14 साल की उम्र में राजा बन के उसने न सिर्फ हेमचंद को हराया, बल्कि आप देखना कितने बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे सबको अकबर ध्वस्त कर देगा, सभी को। तो हमेशा कम उम्र के लोगों का और युवाओं का, अगर उनके अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर टैलेंट है, तो हम सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। योग्यता, टैलेंट, निर्णय की क्षमता, और जो जिसको बोलते हैं ना एक साहस, और जिसके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, इसका संबंध कभी उम्र से नहीं होता है। कम उम्र के व्यक्ति में भी ये सारे गुण हो सकते हैं, और जितने कम उम्र के व्यक्ति में ये गुण होंगे उतना ही वो समाज के लिए उपयोगी होगा। अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में ज्ञानी है, अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में साहसी है, अगर कोई भी व्यक्ति कम उम्र में युवावस्था में रिस्क लेना जानता है, तो वो व्यक्ति समाज के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिस्क कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने देखा ना समाज में कुछ लोगों के अंदर ये गलत फहमी है कि साहब हम उम्र में बड़े हैं, हमारा बड़ा सम्मान होना चाहिए, हम सब जानते हैं, ये वो। ऐसा नहीं चलता है। हमेशा दुनिया के इतिहास को आप उठा के देख लेना, जिस युवा ने कम उम्र में साहस दिखाया है,
वही उसी ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है, उसी ने इतिहास को रचा है और उसी का लोग गुणगान करते हैं, उसी को लोग फॉलो करते हैं। तो समाज के हित में भी लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके समाज में ऐसे युवा हैं जो प्रतिभाशाली हैं, साहसी हैं, जिन युवाओं के अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, हम सब लोग उम्र में अगर उनसे बड़े हैं तो भी उन युवाओं का सम्मान करें, उनको रिस्पेक्ट करें और उनको लीड करने का मौका दें, उनको आगे बढ़ने का, सोसाइटी को आगे ले जाने का मौका दें। क्योंकि दुनिया भर के इतिहास को आप देख लेना कि इस तरह के जो यूथ होते हैं, जैसे बाबर, जैसे अकबर, जैसे सिकंदर, ये सब लोगों ने अपने पूरी के पूरे इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। अगर आप पढ़ेंगे तो इतिहास की धारा को ये लोग मोड़ के चले गए, ऐसे ऐसे लोग काम कर गए जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और ये जो मैंने कहा ना कि एक ईगो लोगों के अंदर है उम्र वाला, ये उम्र का ईगो निकलना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर एक ईगो है कि हमारी उम्र ज्यादा है इसलिए हम जो कह रहे हैं वही सही है, हमारा ही सम्मान होना चाहिए। ये सब चीजें कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में नहीं चलती हैं। वहां पर लोग बहुत सारी चीजों को तोलते हैं, तभी वो उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। तो चलिए आज हम लोग केवल यही चर्चा करेंगे, केवल दो ही चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने कहा ना, कई कुछ लोगों को उम्र का भ्रम होता है, उम्र का भ्रम होता है कि हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, हम समाज का नेतृत्व करेंगे। ये बहुत नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। 13 साल की 14 साल की उम्र में अकबर नेतृत्व कर रहा था, 13 साल की उम्र में अकबर बादशाह बना था। 13 साल, आप सोचिए इस सेशन में कोई भी आदमी 13 साल का नहीं होगा। जो हमारी चर्चा में जुड़े हुए 200 लोग हैं इस समय, इनमें से एक भी व्यक्ति की उम्र 13 साल नहीं होगी। और आप सोचिए 13 साल में अकबर भारत का बादशाह था। तो युवाओं को लेकर के जो गलतफहमी, देखिए हमारे समाज के आगे न बढ़ने का बड़ा कारण यही है कि पुराने लोग जम गए, वो चाहते ही नहीं है नए युवाओं को मौका मिले किसी चीज में। उनको ये लगता है वही ज्ञानी है, उन्हीं को सब आता है। इस कारण से युवाओं के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाती है। अगर मान लीजिए कोई युवा 18 साल का, 20 साल का है, उसके अंदर साहस है, उसके अंदर क्वालिटी है, वो चाहता है मैं कुछ करूं। लेकिन अगर पुराने लोगों ने कहा कि नहीं अभी तुम छोटे हो, 40 साल 45 साल का हो गया, फिर आप कहोगे कि चलो आप कुछ करो, तो 45 साल 50 साल तक जाते जाते उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, उसकी थॉट प्रोसेस, उसके अंदर जो साहस था, उसके अंदर जो रिस्क कैरिंग कैपेसिटी थी, वो खत्म हो जाती है। इस कारण से वो कर नहीं पाता है। तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यंग जनरेशन जो होती है, जो यूथ होते हैं, इस यूथ में सोसाइटी को चेंज करने की सबसे बड़ी पावर होती है। और इस यूथ को प्रमोट करना, इसको एजुकेट करना, इसको सही डायरेक्शन देना, ये हम लोगों का काम होना चाहिए। और ऐसे यूथ अगर सोसाइटी में आते हैं निकल करके, तो वो समाज को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। पूरी दुनिया का इतिहास इन्हीं चीजों से भरा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इतिहास को पढ़ के हम लोग ये सबक सीख सकते हैं। इतिहास को पढ़ करके हम लोग ये सारी चीजें सीख सकते हैं, जान सकते हैं और इनको अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगा, उसके बाद सेशन खत्म करेंगे, कि डेमोक्रेसी का हमेशा सम्मान कीजिए। जो लोकतंत्र है उसका हमेशा सम्मान कीजिए। लोकतंत्र ही केवल एकमात्र ऐसा हथियार है जो किसी भी समाज को विकसित होने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है। दुनिया में जितनी प्रणाली है शासन तंत्र की, चाहे वो धर्मतंत्र हो, चाहे वो सामंतवाद हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो अल्पतंत्र हो, जितने भी फॉर्म्स ऑफ स्टेट हमने देखे हैं पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, कभी भी डेमोक्रेसी के अलावा किसी सिस्टम ने गरीब, वंचित, शोषित लोगों के उत्थान का कार्य नहीं किया, किसी भी सिस्टम ने। केवल लोकतंत्र ही एक ऐसी चीज है जिसने गरीबों का, महिलाओं का, पिछड़े समाजों का, दलित समाजों का, वंचित समाजों का, उपेक्षित लोगों का, वनवासियों का, जंगल में रहने वाले लोगों का उद्धार किया है और उनको मौका दिया है कि तुम न सिर्फ नेता, विधायक, सांसद, मंत्री बन सकते हो, बल्कि आप लोग अधिकारी, कर्मचारी, जज, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस भी बन सकते हो। जबकि राजतंत्र में ये इम्पॉसिबल है, अल्पतंत्र में ये इम्पॉसिबल है, धर्मतंत्र में ये इम्पॉसिबल है। ये केवल और केवल डेमोक्रेसी ने दिया है। और डेमोक्रेसी का एक मूल सिद्धांत है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि लोगों की इच्छा के अनुसार ही शासन व्यवस्था का निर्माण हो, लोगों की इच्छा के अनुसार ही लोग, प्रतिभाशाली जो लोग हैं, वो समाज में निकल करके आए। अगर कोई व्यक्ति, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, अगर ये प्रणाली अपनाता है समाज में, तो आप ये मान के चलना कि आपका समाज लोकतंत्र के बजाय राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है। और राजतंत्र हमेशा से लोगों के शोषण का हथियार रहा है, जिसने सदियों तक लोगों को गुलाम बना के रखा है, सदियों तक लोगों का शोषण किया है। तो समाज में या कहीं भी कोई व्यक्ति अगर इस परिपाटी को बनाता है
कि मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, यही लोग केवल मुख्यमंत्री या विधायक या सांसद बने, अगर ये प्रणाली है तो आप मान के चलिए कि लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र विकसित हो रहा है। वो कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन वहां राजतंत्र का विकास हो रहा है, और राजतंत्र हमेशा से ही शोषण का हथियार रहा है। तो समाज के लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि अगर इस तरह की प्रणाली कहीं भी पनप रही है, कहीं भी जन्म ले रही है, क्योंकि ना इस देश में ना जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, देश नहीं पूरी दुनिया में, तब जाके दुनिया में डेमोक्रेसी आई है। पूरी दुनिया में कितने मानवों की हत्याएं हुई, कितने लोगों के खून से क्रांतियां सनी हुई हैं, तब जाके दुनिया में लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई। और उस डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी शासन प्रणाली का निर्धारण करे। और जैसे ही कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, तो आप मान के चलिए कि वो आपको फिर से राजतंत्र में धकेलना चाहता है। और राजतंत्र हमेशा से ही शोषण का हथियार रहा है। तो समाज के लोगों को इन सब चीजों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आपको अच्छी शिक्षा यही बता सकती है कि अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करिए, अपने लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करिए। और उस लोकतंत्र में अगर आपको लगता है कि कोई किसान का बच्चा गरीब है, और वो गरीब बच्चा भी अगर कल को चाहे मैं विधायक या सांसद बनूंगा, तो वो गरीब बच्चा भी विधायक सांसद बन जाए, उसके लिए कोई व्यक्ति ये तय न करे कि मैं इसको टिकट दिलवाऊंगा तभी बने, तभी वो डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी अपने ऊपर रूल करने का अधिकार देती है, अपने ऊपर हम खुद शासन करें, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और इस लोकतंत्र को कहीं से भी, मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन भी है, पढ़ाई करिए, खूब जम के पढ़िए। जितना आपको कोई भी कुंद करता है धर्म के नाम पर, आपके परिवारवाद के नाम पर, या किसी भी रूप में अगर कोई इसको कमजोर करता है, सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है किसी के प्रति आपकी आस्था हो, किसी व्यक्ति के प्रति आपकी आस्था हो कि नहीं नहीं साहब वो तो ये है, वो तो ये है, लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर राजतंत्र को, कहने के लिए लोकतंत्र है, अगर उसकी आड़ में कहीं से भी अगर आपने राजतंत्र को पनपने का मौका दिया, तो आप तो खुश हो जाएंगे कि भैया मैं उनका स्वामी भक्त हूं, वो हमारे समाज के ये हैं वो हैं, लेकिन आप याद रखना कि आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसी राजतंत्र की गुलामी का शिकार हो जाएंगी। और दुनिया का इतिहास रहा है कि ओलिगोपोली, आपका थियोक्रेसी, आपका मोनार्की, जो राजतंत्र है, धर्मतंत्र है और अल्पतंत्र है, और जो सामंतवाद है, फ्यूडलिज्म है, इन्होंने दुनिया में शोषण किया है पूरी तरीके से, सभ्यताएं भरी हुई हैं। तो हम सब लोगों को पढ़ाई करके ये सब चीजें भी सीखनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बरगद के पेड़ों की आड़ में बाकी जो सारे पेड़ जो उग सकते हैं उनको खत्म कर दें। डेमोक्रेसी इसको अलाउ नहीं करती है। लोकतंत्र कहता है कि सभी को फूलने फलने का मौका है, सभी को राइट्स मिलने चाहिए, सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, सभी को जॉब्स मिलने चाहिए, सभी को अच्छा जीवन मिलना चाहिए। बहरहाल चलिए, ये एक थोड़ा सा टॉपिक से हटके बात हो गई। तो हिस्ट्री में आज हमने बात की बाबर और हुमायूं के बारे में, बाबर और हुमायूं के बारे में, और हुमायूं और शेरशाह के युद्धों के बारे में। कल हम इतिहास में चर्चा करेंगे शेरशाह सूरी कौन था, और शेरशाह सूरी के बाद अकबर दी ग्रेट, महान अकबर। और भारत के इतिहास में दो राजा महान हैं। कुछ लोगों के दिमाग में गलत चीजें भरी हुई हैं। भारत के इतिहास में दो राजा महान हैं और उनको महान ही कहा जाएगा, चाहे कोई आपको कितना ही गुमराह करे। पहला राजा है अशोक, अशोका दी ग्रेट। अशोक भारत के इतिहास का महान राजा है, उसको हम चर्चा कर चुके हैं, और सभी लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए कि अशोक वॉज द ग्रेट। क्लियर। और दूसरा राजा है भारत के इतिहास का अकबर, अकबर दी ग्रेट। अशोक और अकबर भारत के इतिहास के महानतम राजा हैं। इसलिए नहीं, उनका धर्म क्या था। आप में से अधिकांश लोग हिंदू हैं जो इस चर्चा को सुन रहे हैं, और आप जानते होंगे कि अशोक हिंदू धर्म का नहीं था, अशोक बौद्ध धर्म का था, लेकिन फिर भी वो महान था। इसी तरीके से आपके मन में धारणा हो सकती है कि अकबर मुस्लिम था, हम तो हिंदू हैं। आपको मानना पड़ेगा कि जैसे अकबर मुस्लिम था, उसी तरीके से अशोक जो है बौद्ध था। आप लोगों में से कोई आदमी बौद्ध धर्म को नहीं मानता होगा, शायद, हो सकता है इक्का दुक्का लोग हों। तो हमें धर्म के आधार पर राजाओं का मूल्यांकन नहीं करना। राजाओं का मूल्यांकन किया जाता है उनके कार्यों के ऊपर, उनके योगदानों के ऊपर। इस देश के लिए उनका क्या योगदान था, किस तरीके से उन्होंने भारत को समृद्ध किया। अगर जिन लोगों का योगदान भारत को समृद्ध करने में, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में है, तो हम लोगों को उस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। टीवी में क्या डिबेट होता है, पैनलिस्ट क्या बोलते हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। पढ़े लिखे समाज का दायित्व होता है कि वो सच्चाई को जाने, और जिस दिन हम सच्चाई को जानेंगे उसके बाद हमारा अपना जो निर्णय होगा, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से दुनिया को बता सकते हैं।
चलिए बहरहाल, सो आज जो है हम लोगों ने चर्चा की अकबर और बाबर और हुमायूं के बारे में. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट डू डिस्कार्ड डेमोक्रेसी, नहीं डू डिस्कस डेमोक्रेसी. पद्मेश जी, डेमोक्रेसी इज ए सिंपल सिस्टम. लोग अपनी इच्छा से जब चाहें जैसा चाहें शासन व्यवस्था कायम करें, उसी को हम बोलते हैं लोकतंत्र. राजनीति में आप, समाज में आप, अर्थव्यवस्था में आप, संस्कृति आप, ये सारी चीजें आप अपने अनुसार बनाएं, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी. डेमो का मतलब होता है लोग. डेमो एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब है लोग, लोगों का शासन. एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें लोगों का ही चलता हो. लोग कहेंगे साहब हमें इस तरीके से करना है, हमें इस तरीके से करना है, तो उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी. और ये सबसे बड़ी चीज दी है अब तक की हिस्ट्री में. ह्यूमन हिस्ट्री की बेस्ट थिंग है डेमोक्रेसी. मतलब ये डेमोक्रेसी ऐसी चीज है कि आप देखिए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एक ऐसे मछुआरे के बेटा, वो कभी सोच सकते थे राष्ट्रपति बनने के बारे में? कभी नहीं सोच सकते थे. ये लोकतंत्र ही तो है. यही डेमोक्रेसी है कि एक मछुआरे के बेटे को कहां से वहां से उठा करके तमिलनाडु से और रायसीना हिल भारत के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर पहुंचा दिया. आप कभी सोच की कल्पना करके देखना, यही अगर धर्मतंत्र होता या यही राजतंत्र होता तो कभी एक मछुआरे के बेटा तमिलनाडु के एक समुद्र तट से रायसीना हिल कभी पहुंच पाता? सोच भी नहीं सकता था वो कभी. पहुंचना तो दूर की बात है, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं तमिलनाडु के किसी छोटी सी रियासत का भी प्रधानमंत्री बन जाऊं. ये डेमोक्रेसी ही तो है. सो हमारी एजुकेशन का मतलब ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी, वी हैव टू स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी, वी हैव टू रीड अबाउट डेमोक्रेसी एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी. हम लोग जो कहते हैं ना लोकतंत्र की बातें, अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा पनप रहा है कि कोई व्यक्ति अपराधी है, कोई व्यक्ति पैसे वाला है, अगर वो आपके आसपास भी पॉलिटिकल लीडर के रूप में पनप रहा है, तो इट्स योर फेलियर. ये आपकी नाकामी है, आपके पास ज्ञान नहीं है, इसी कारण तो वो व्यक्ति वहां पनप रहा है. लोकतंत्र की मूल अवधारणा के खिलाफ है ये. तो हम सब लोगों को खुद भी सजग रहना होगा, खुद भी पढ़ना होगा, खुद भी समझना होगा और खुद उसका सम्मान करना होगा. जैसे नागरिक होते हैं वैसी व्यवस्था बनती है. तो सबसे पहले नागरिकों को अच्छा होना होगा और हम लोगों का यही काम है कि हम लोग कम से कम बेहतर नागरिक बनाएं. पढ़े लिखे जागरूक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग हों, अपनी शिक्षा के प्रति सजग हों, अपने इतिहास और परंपराओं के प्रति सजग हों, अपने रोजगार और जीवन स्तर के प्रति सजग हों. ऐसे नागरिकों का निर्माण हम लोगों को करना चाहिए. बस एक बात याद रखें कि वह नागरिक हमेशा राष्ट्र प्रेमी हो, इस देश के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर हों. इस तरह के नागरिकों का निर्माण हम लोग लगातार करें. और ये चीजें अगर होंगी तो आप देखना व्यवस्थाएं धीरे 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 सुधरती हैं. एक दिन में कोई बड़े बदलाव नहीं होते, लेकिन धीरे 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 व्यवस्थाएं सुधरती हैं और बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं. आप देखना अमेरिका में लोगों को कितने राइट्स हैं. अमेरिका में इतने राइट्स हैं कि लोग जरा जरा सी बात में वहां पे आंदोलन कर देते हैं अगर उनके राइट्स वायलेट होते हैं तो. क्यों? क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है. सो चलिए, आज का सेशन मुझे लगता है इतना ही. यस, बिल्कुल 8:01 हुआ है. 1 घंटे में हमने अपना सेशन पूरा किया. और कल सुबह संडे है, रविवार, कल हम लोग संविधान की अपनी जो कथा है उस कथा का समापन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो रहे हैं उन जो बच गए हैं उनको पूछ करके संविधान का कल समापन करेंगे. और सोमवार से एक नए विषय के साथ हम आएंगे आपके बीच में. और मुझे उम्मीद है कि इतिहास और संविधान जितना आईएएस और पीसीएस में पूछा जाता है उतना तो आप सीख जाएंगे, और उससे ज़्यादा अगर आपको सीखना है तो आप खुद से थोड़ा मेहनत करके भी सीख सकते हैं और वो आपको काम आएगा. सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का. आप लोग इस चर्चा में जुड़े. और खाने का वक्त हो गया है, भोजन कीजिए आप लोग. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. शुभ रात्रि. जय हिंद.